नमस्ते। आई टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा। आशा है आप सब अच्छे होंगे और हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम देखने के लिए एकदम से तैयार होंगे। तो बताइए आज आप क्या देखना चाहेंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ मज़ेदार और कुछ दुख भरी कहानी। सर्वप्रथम राजेश चंद बॉबी की अंतिम संस्कार की दृश्य और फिर आप देखेंगे चवालिया फार्म नागवा में गरीब बच्चों की पढ़ाई। दलेर मेहंदी शो के प्रमोटर बॉबी खान से एक मुलाकात। दोस्तों, जीवन में सुख दुख दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। हमारे लिए दुख भरी बात ये है, राजेश चंद बॉबी जो एक अच्छे लोकगीत गायक थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। आओ उनकी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं जो पिछले सप्ताह ITV ने रिकॉर्ड किया। सो जाएगा राजा रंग पति आया है सो जाएगा राजा रंग पति कोई सिंहासन चले कोई बंधे चंदी
निंदा ना करें। और जैसे पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा क्या है? भगवान ने कहा कि मैं आत्मा रूपी सब में व्याप्त हूँ, और जो हर एक प्राणी को और भगवान की तरह देखता है, पूछता है, उसकी मान करता है, उसकी इज्जत करता है, बोले वो सबसे बड़ा भक्त है। बोले प्रसाद चढ़ाने से बोले मैं खुश नहीं होता हूँ, अगरबत्ती घुमाने से मैं खुश नहीं होता हूँ। किसी के दिल में उतर कर देखो, जैसे आज हमारे बोबी जी ने, और उनमें वो मधुरता थी, वो कला था, वो मोर भाई उसका एक शब्द था, कोई मिलता था। आज मेरा बहने इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज ऐसा प्रेम के दरिया को बहा कर गया कि सारा वातावरण खुशबू में मदहोश हो गया। तो प्यारे भाइयों, यही हमारा कर्म है, धन है। राजेश, तू आज नहीं है, तेरा नाम अमर हो गया संसार में। हम सब के साथ में जब तक हम रहेंगे, तुम्हारी वो मधुर गीत, तुम्हारा साथ दुख सुख में अवश्य हम कभी भुलाएंगे नहीं। इसलिए अंत समय में हम आपको अलविदा कहते हुए, हम सभी इतने समाज यहाँ आए हैं, यही भगवान से प्रार्थना करें इनको अवश्य सदगति, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से इनको सदगति मिल जाएगी। और इसी के आधार पे सब आने वालों को मेरा तरफ से धन्यवाद, परिवार के तरफ से धन्यवाद। जो उनके भाई नरेंद्र जी, बड़े भाई, और पदार्पण करे हैं विदेश से और लंबासा से, फिजी के कोने कोने से आज विशाल लोग यहाँ पे ऊपर उमड़ कर आए हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अंत में अब हम अपने दाह क्रिया की तरफ जाते हैं। पंडित जी से आग्रह करते हैं कि आचमन करके अग्नि का पवित्र होकर कर जाए। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची मृतिकापुरी द्वारावती सप्तता मोक्षदाय। भैया अभी चिता से थोड़ा दूर है ना, हमने पूजा कर लेता तब चुना उसको। हाथ जोड़े कि हे पंचपाल संसार के परिपालक, जो 5 तत्व की बनी हुई है शरीर है, आज हम इसको शुद्ध करके तुम्हारे और निज पे लाए हैं। हे अग्नि देवता, इसको जलाकर 5 तत्व 5 में मिलाकर और रक्षा करना। इसलिए हम आपको कब्र आदि अग्नि नाम से जो आप प्रसिद्ध है, और उसको हम प्रार्थना करते हैं। चलते हैं आपको चवलिया फार्म नावुआ में। कितने लोगों को इस जगह के विषय में जानकारी नहीं है। चवलिया फार्म एक ऐसी जगह है जहां पर गरीब बच्चे, जिनकी माता पिता उनकी पढ़ाई की खर्च नहीं उठा सकते हैं, ऐसी बच्चों को विद्या ज्ञान दिलाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त कराते हैं। इंडियन टीवी पर एक बार फिर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, हम अगर आप नावुआ शहर में वानंदोई जानते हैं, तो वानंदोई में एक संस्था स्थापित की गई है जिसको कहा जा रहा है शिवलिया स्कूल, और इसके विषय में आज हम बातें करेंगे। पहले आप ये दृश्य देखिए, बच्चों को देखिए और साथ में क्या कर रहे हैं, फिर इस पर एक और एक झलक हम आपके लिए पेश करेंगे। इस मौके पर हमारे साथ इंडियन टीवी पर हुए हैं प्रिंसिपल इस इंस्टीट्यूट के सगा जी। आप हमें बताइए इस पहले तो अपने बारे में, और आपका स्वागत है इंडियन टीवी पर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे विषय में बता दें, मैं केवल 37 ईयर्स का हूँ, और मैं बनवाले लंबासा के है, और फ़िलहाल मैं 8 साल हो गए इस संस्था में हुए। और ये संस्था, इसके विषय में आप कुछ बताइए हमें। हाँ, ये संस्था जो हमारे जो गरीब बच्चे फिजी में, जो जिसका माता पिता नहीं है, और जो सिंगल मदर्स है, उसका बच्चे है, हम लोग लेकर यहाँ पर पढ़ाते हैं। और ये जो ज़मीन है, ये सब पूरा इस संस्था का है? जी हाँ, ये ज़मीन है, ये फ्री होल्ड ज़मीन संस्था का है। और कितना बड़ा ये ज़मीन है? ये 14 एकड़ है। हाँ। और ये सब फ्री होल्ड ज़मीन। 14 ये जो एकड़ है, इसमें स्टाफ के क्वार्टर्स, एक चर्च, और क्या क्या है यहाँ पर? जी, स्टाफ क्वार्टर्स, चर्च है, स्कूल डोमेट्री से 4 डोमेट्री जिसमें बच्चे रहते हैं, और 4 वर्कशॉप है, जैसे बिल्डिंग, वेल्डिंग, कैबिनेट मेकिंग, और मोटर व्हीकल मैकेनिक। और कितने बच्चे कुल मिलाकर एक वर्ष में यहाँ पर पढ़ते हैं? हाँ, एक वर्ष, जैसे इस वर्ष हमने 64 बच्चे को लिया है, लेकिन जैसे अगले साल हमारे पास 54 थे, तो हम 10 बच्चे और ज़्यादा लिए हुए हैं।
क्योंकि हमारे जो देश में ज़्यादातर गरीब बच्चे काफ़ी है जो पढ़ना चाहते हैं। मास्टर जी हमें ये बताइए इस संस्था के विषय में, शैवाल्या ये जो यहाँ पे ये जो यूथ के लिए किया जा रहा है, कैसे शुरू हुआ, कब हुआ और कैसे ये सब यहाँ तक पहुँचा? इसका जो स्थापना 1992 में हुआ है। जैसे हमारे MSCs है, मिशनरीज ऑफ द सेक्रेड हार्ट, उसने एक प्रोग्राम जारी किया। जैसे हमारे आप जानते हैं हमारे देश में जो सड़कें हैं, स्ट्रीट्स है, उसमें ज़्यादातर युवा लोग आ जाते थे। तो इस संस्था जो MSC है उसने सोचा कि एक ऐसी तरह स्कूल बनाए जो उस बच्चों को हम लोग लेकर कर यहाँ पर पढ़ाए। और इसमें कोई क्राइटेरिया है बच्चों को लाने के, यानी कि जात पात आप देखते हैं फिर कि किस तरह से बच्चों को लाते हैं? जी, हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म से हम 7 जो प्रोविंस है, हमारे फिजी के 7 प्रोविंस है, उसमें हम देते हैं। फिर वहाँ से हम बच्चे को खुद जाकर सेलेक्ट करके लाते हैं। और मान लीजिए कि किसी ने अगर एप्लीकेशन नहीं किया हो, शायद किसी को पता ही नहीं हो इसके विषय में, ऐसा कोई बच्चा हो जो छूट गया हो, तो जो बच्चा ऐसे छूट जाते हैं वो खुद हमारे स्कूल पर आते हैं बाद में। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे को ज़रूरी है यहाँ पढ़ने या वो मदद देने लायक के रहते हैं तो हम देते हैं। मास्टर जी कभी आपने ये नहीं सोचा कि ऐसा कोई एक प्रोग्राम निकाला जाए जहाँ पर आप खुद जाएं और ढूंढें कि शायद कोई ऐसा बच्चा मिल जाए आपको रास्ते पर जो शायद यहाँ आने के काबिल हो, पर उसको चाहे पता नहीं हो या फिर उसको आज तक किसी ने बताया नहीं हो? ऐसे कुछ बच्चे थे जिसे हम सुबह स्ट्रीट्स जो कहे विलबरो बॉयज जिसको हम कहते हैं, ऐसे हम 2003 में 2 बच्चों को लेकर आया था विलबरो बॉयज को। उसको पढ़ा कर यहाँ से फिर भेज दिया यहाँ से। जैसे ऐसे संस्था हम जाते हैं, जैसे प्रिजन डिपार्टमेंट में हम जाते हैं और ज़्यादा करके जैसे स्ट्रीट्स लोग हैं उसमें हम जाकर बच्चों को लेकर आते हैं। इंडियन टीवी के जो हमारे दर्शक हैं, ये दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं वन अंदोई में। ये जो शैवाल्या ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो यूथ ट्रेनिंग सेंटर, करेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर बच्चों को एक मौका मिलता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और इसके विषय में और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी एड ब्रेक के बाद। इंडियन टीवी के कार्यक्रम में एक बार फिर आपका हम स्वागत कर रहे हैं। याद रखिएगा ऐसे जो जानकारियां हैं ये सब आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को गौर से देखिए, सभी छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर एक बात फिर गौर करने की है कि कैविटी और जो हिंदू बच्चे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, डॉर्मेटरीज में साथ रहते हैं, साथ मिलते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह ये रहते हैं। और मास्टर सगादेव जी से हम बातें कर रहे हैं। मास्टर जी, आपने अभी तक जो जानकारियाँ दी इस पर थोड़ा और हम एलाबरेट करना चाहेंगे। बच्चों का ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इस पर थोड़ा विस्तारपूर्वक हमें बताइए। जैसे हम जब बच्चों को सेलेक्ट कर यहाँ लाते हैं, हम देखते हैं कि वो बच्चा उसके एकदम ज़रूरी है यहाँ आना। जैसे कि उसका पास माँ नहीं है और पिताजी नहीं है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एजुकेशन लेवल हमारे जो क्लास 8 के भी बच्चे यहाँ पर है, तो बच्चे खाली इतना देखते हैं हम कि वो बच्चा जो है वो गरीब है कि उसके देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। और यहाँ पर जब ऐसे बच्चे, आपको तो पता है कि किस तरह से बच्चों को आप रास्तों पर से या फिर सड़कों पर से उठा कर लाते हैं और इनकी ज़िंदगी में दुख ही होता है, सुख बहुत मुश्किल से इनको देखने को मिलता है। जब ऐसे बच्चों को आप लाते हैं यहाँ पर, तो इस सिस्टम में फ़िट करने के लिए किस तरह का मोटिवेशन या फिर किस तरह से अब इनको ये सिस्टम में लेकर आते हैं? पहले बार तो थोड़ा कठिनाई होता है और फिर बाद में हम उनको काउंसलिंग देते हैं। जैसे हम हफ्ता में 2 बार उसको काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, उनको बताते हैं हमारे जो रूल्स क्या है और फिर उनको अकेले में ले जाकर काउंसलिंग करवाते हैं किसी से। और मास्टर जी, जैसे आपने कहा रूल्स, तो ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी केयरफ्री हैं जी, और जी हाँ। इनके पास बहुत ज़्यादा छूट होती है जी। तो जब ऐसे बच्चों को आप बता दें कि एक रूल होगा, मुझे 100% ये श्योर है कि सभी उसको उसी तरह से सीरियसली नहीं लेते होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जो होश संभालने के दिन है उसमें इन्होंने कभी रूल्स फॉलो ही नहीं किए। तो इनके लिए रूल्स एक ऐसा चीज़ है जो कभी होता नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे ये सिस्टम में ढालते हैं? हम इस तरह के बच्चे को हम जैसे लेकर आते हैं तो 1-2 महीना हम उनको
केवल रूल्स के विषय में समझाते हैं कि ये रूल्स है, ये मत करो, ये मत करो, इसे मत तोड़ो, इसे मत पकड़ो, लड़ो मत, ऐसे सब समझाते हैं। फिर हम लिखते हैं पेपर में, उनको देते हैं, ऐसे पढ़ो इसको और इसमें साइन करो कि आप ये नहीं करेंगे। तो कुछ बच्चे नहीं फॉलो कर पाते हैं रूल्स को, तो उनको हम 2-4 चांस देते हैं, फिर हम उसको निकाल देते हैं स्कूल से। तो फिर 2-4 हफ्ता बाद फिर हम उसको लेकर आते हैं, तो उस समय वो समझ जाते हैं कि रूल्स का मतलब क्या होता है। यानी कि वो बाहर से ज़िंदगी में जाते हैं तो वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि क्या जी हाँ, उनके लिए यहाँ पर भविष्य है। जी। कभी आप लोगों ने इस पर जोर दिया है कि ये सिर्फ रूल्स और डिसिप्लिन के विषय में नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में इनको कुछ बनना है और कहाँ तक इनको आगे जाना है, इस तरह से आप इनको प्रोत्साहित करते हैं? जी हाँ, हम सब जब हम उनको साथ जो मीटिंग वगैरह करते हैं, तो हम यही बताते हैं उनको कि एक दिन तुमको अपना टेबल पर ब्रेड और बटर रखना है। तो यही चांस, यही मौका तुमको हम लोग देते हैं, स्कूल देते हैं कि पढ़ लिख कर जितना रूल्स है सब फॉलो कर पढ़ लिख कर और आगे बढ़िए, ताकि आपकी भी एक अच्छा ज़िंदगी हो सके। मास्टर जी, हमें ये बताइए कि जो आपके एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं जो सिस्टम में से होकर निकल गए हैं बाहर, क्या वो आकर इनको प्रोत्साहित करते हैं? जी हाँ, हम ऐसे हमारे जो एक्स स्टूडेंट हैं, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आकर हमसे बात करें, बच्चों से बात करें और बताएं कि आप कितना परिश्रम कर स्कूल में था, कितने साल थे, फिर उसके बाद में निकला, कंपनी में काम किया, और तो वो सब आकर बच्चों को बताते हैं। हमें अब आप बताइए, जैसे कि हमने आपसे पिछली बार पूछा था कि जो क्राइटेरिया है ये सब तो आप मीट कर लेते हैं, पर एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर ये आपसे हम करेंगे कि आपने कहा था कि आप जो करेक्टिव जुवेनाइल्स हैं इनको भी लाकर सिस्टम में शामिल करते हैं, तो आपको तो पता है कि उनका जो बैकग्राउंड जो अन्य बच्चों के बैकग्राउंड से बहुत ही डिफरेंट होता है, और वो जस्ट बिकॉज वो जुवेनाइल सिस्टम में होते हैं, तो उनको लाकर आप कैसे इन बच्चों के साथ मैच करते हैं? जैसे हम लाते हैं उस बच्चों को और यहाँ पर रख के देखते हैं और हम उसको सिखाते हैं कि तुम्हारे माता पिता नहीं थे और तुम प्रिजन में थे, तुमको हमने यहाँ लिखा है और ये तुम्हें दूसरा मौका दिया गया है, तुम्हें यहाँ पे अपने भविष्य बनाने के लिए। तो कठिनाई तो रहते हैं शुरू में, हम उनको रखते हैं जैसे प्रोविज़न की तरह 1 महीना के लिए। तो हम देखते हैं, अगर उसमें चेंजेस हम दिखाते हैं तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वो हम लोग के बच्चे को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ और करते हैं, तो उसको हम फिर से प्रिजन डिपार्टमेंट में लौटा देते हैं। आपने कहा कि 4 डोमेट्रीज़ है, तो डोमेट्रीज़ का जो सिस्टम है, एक डोमेट्रीज़ में कितने बच्चे होंगे? जैसे हमारे पास 2 बड़ा डोमेट्री है जिसमें 16 बच्चे रहते हैं और 2 छोटा डोमेट्री है उसमें 12 बच्चे रहते हैं। तो 4 डोमेट्री में 4 सब धर्म, और हम लोग जो धर्म में और जो जात के बच्चे हैं, जैसे हिंदू धर्म के है और काईबीती है और तो मेथोडिस्ट कैथलिक, हम सब डोमेट्री में मिक्स करके रखते हैं कि एक दूसरे के जो संस्था, एक दूसरे के जो कस्टम कल्चर है वो सब समझ सकें। जी हाँ, जैसे हम पर्सनली हम बताते हैं, हमारे पास एक काईबीती बच्चा था ताइलेबू, उसको हमने स्ट्रीट सुबह से उठा कर लाए थे, वो एक विलबेरो बॉय थे, और जब से हम उसको लेकर आए तब से हमारे पास ही थे। वो 3 साल हमारे स्कूल में थे, हम उसका स्कूल फीस वगैरह भरते थे और कुछ डोनेशन वगैरह मिल जाते थे तो हम उसमें स्पेंड कर देते उसके कपड़ा लेने में या बुक लेने में। तो 3 साल बाद जो ग्रेजुएट हो गया उसको हम लेकर जाकर साबू एक कंपनी में छोड़ा, और उसका जो बैंक कार्ड है अभी भी हमारे पास है, रखा हुआ है ऑफिस में। तो हम कंट्रोल करते हैं उसके पैसा, जो कुछ त्यौहार आते हैं जैसे रिश्ता को आने वाला है तो हम यहाँ से उसका भाड़ा भरते साबू के, तो वहाँ से हमारे घर आते हैं और त्यौहार वगैरह मनाते हैं, फिर लौटकर अपने काम पे चले जाते हैं। मास्टर जी, जो हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, वह जो सूबा निवासी हैं इनको तो पता होगा, पर शायद कुछ लोग जो बहुत दिन से न्यूजीलैंड में जो 2nd जनरेशन या फिर जो 3rd जनरेशन ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको तो शायद पता नहीं होगा कि व्हीलबेरो बॉय क्या है। तो एक व्हीलबेरो बॉय क्या है, ये किस तरह का टर्म है, आप इसको समझाएंगे हमारे दर्शक को? व्हीलबेरो बॉय हम इसको कहते हैं, जो हमारे जो सूबा शहर में है, अभी तो आप देखेंगे जब व्हीलबेरो बॉयज हमारे शहर में है, वो जो बस स्टॉप है उस वहाँ पर खड़ा रहते हैं और उनका जो बिज़नेस है वो व्हीलबेरो ले जाकर लोगों को सामान मार्केट ले जाते हैं, सामान लेकर बस में छोड़ते हैं, जो सौदा वगैरह सुपर मार्केट में लोग खरीदते हैं उसको उसमें लेकर जाकर बस स्टॉप पे छोड़ते हैं, टैक्सी स्टैंड पे छोड़ते हैं। तो उसके बदले में उसको $2 $1 पैसा देते हैं, तो उससे
गुजर बसर करते हैं। और मास्टर जी, जिस तरह से आपने बताया कि बच्चों को यहाँ लाते हैं, आप पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने लिखाने के लिए जो एक टोटल अगर एक बच्चा आया है तो उसका फ़ीस और जो साल भर का खर्चा कितना लग जाता होगा एवरेज? हाँ, हमारे जो यहाँ के खर्चा है लगभग $200 एक साल में बच्चे यूज़ करते हैं। $200 कपड़ा, बुक और स्कूल फीस लेकर। और जो डोनेशंस मिलता है उससे सब कवर हो जाता है या फिर आपको कुछ खुद ही करना पड़ता है? जैसे कि हमारे पास 4 ट्रेड है, जैसे हमारे पास 4 ट्रेड है, बिल्डिंग, कैबिनेट मेकिंग और वेल्डिंग है और मैकेनिकल सेक्शन है। तो इसमें से हम कुछ पैसा उगा लेते हैं बच्चों के लिए। जैसे बिल्डिंग, हमारे जो बिल्डिंग, अगर कुछ लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो हम लेबा चार्ज करते हैं और लेबा के जो दाम है हम ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सन उसी स्थान में हमारे बच्चे जो है वो सीखते हैं। तो हम लेबा को जो चार्ज नीचे रखते हैं तो जो कस्टमर से हमें जॉब दे देते हैं और हम इससे अपने बच्चे के जो खाना वगैरह खरीदने का काम कर लेते हैं। तो मास्टर जी, कोई सहयोग गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से कुछ मदद? फिलहाल अभी तक तो कुछ सरकार से नहीं मिला है, हमारी फिजी सरकार की तरफ से। कोशिश करते हैं लेकिन भविष्य में शायद कुछ मिलेगा। और अन्य कोई सरकार की तरफ से कुछ मदद? कुछ खास ऐसे नहीं मिलता है, केवल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है नाववा के, उसने काफ़ी सहयोग पहुँचाए थे लास्ट ईयर। मास्टर जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपका ये जो फार्म है, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर आपने भेड़ा भी ला कर रखा, तो ये सब कहाँ से? जैसे हम एग्रीकल्चर से खरीद कर लेकर आए हैं भेड़ा पालने के लिए। जैसे हम बतख के जो हमारे जो दरबा है, इसके राइट राउंड जो ग्रास जैसे होते हैं, तो हम सोचता कि हम जब भेड़ा को उसमें छोड़ दें तो ग्रास भी कट जाएगा और दरबा के एरिया भी सफा रहेगा। और मास्टर जी, आपने कहा कि यहाँ पर जितने बच्चे रहते हैं, जो 60 बच्चे रहते हैं, तो इनके खाने पीने का प्रबंध, यानी कि यहाँ पर शेफ़ वगैरह है या फिर कुक है? जी नहीं, ये बच्चे अपने खुद बनाते हैं, अपने खाना बनाते हैं और 2 बच्चे हर रोज़ 2 बच्चे का जो ड्यूटी है वो कुकिंग में रहता है। यानी कि 2 बच्चे मिलकर पूरे जो 60 बच्चे हैं उनके लिए खाना बनाते हैं। और किस तरह का मेन्यू, यानी कि आप सेट मेन्यू फॉलो करते हैं या फिर कोई न्यूट्रिशनल मेन्यू आपने रखा है बच्चों के लिए? हमारे पास जो न्यूट्रिशनल मेन्यू एक है, हमारे जो फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट सुबह से आते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। उसने हम लोग मेन्यू बनाकर दिए है, कुछ वेजिटेबल रहना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड वगैरह वगैरह। तो ये सब हम लोग बनाकर बच्चों को दे दिया किचन में, तो उसमें वो फॉलो करते हैं। हाँ, हम जैसे सब धर्म के बच्चे हमारे पास है, तो हम जो बीफ है इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं और पोक इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास जो मुस्लिम बच्चे हैं तो हम यहाँ पर हलाल जो मीट है सब टाइम खरीद कर लाते हैं। और साथ में ये जो बच्चे हैं, इनको फिर आप ट्रेड सिखाते हैं? फिर जैसे कि आप यहाँ पर लाकर इनको ट्रेड सिखा देते हैं, आप इनको सिखा देते हैं एक ट्रेड जिससे इनकी आमदनी शुरू हो जाए, पर फिर उसके बाद में कोई इनको ट्रेनिंग मिलता है किस तरह से सेविंग्स, किस तरह से बजटिंग, किस तरह से और सब कुछ ये करेंगे या फिर? जी हाँ, जैसे हम जो एक बच्चा जो अपना आखिरी साल में चला जाते हैं, जो थर्ड टाइम का प्रोग्राम है, हम एक प्रोग्राम उसमें रखा हुआ है कि हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे पैसा बचाना है, कैसे कंपनी में काम करना है, टाइम कैसे कंपनी में जाना है। तो एक प्रोग्राम हम लेते हैं थर्ड ईयर बच्चों के लिए। और मास्टर जी, जैसे कि ये एक फार्म है और इस तरह का संस्था है, इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर जो ग्रीन इफ़ेक्ट है और साथ में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जितनी जो प्रोडक्ट्स है, ऐसे कुछ कंपनियों के कोई सहयोग या फिर ऐसे कोई मूवमेंट्स जो आपको हेल्प करती है या फिर आप उसे कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं? वैसे तो हमारे जितना कैथलिक स्कूल्स है, इसमें हम जो डेस्क के स्कूल डेस्क चेयर्स बनाते हैं और उनको व्हीकल जो है वो सर्विस करते हैं, रिपेयर करते हैं। और हमारे जो मेंटेनेंस है, हमारे जो कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन और कैथलिक स्कूल है फिजी में, तो ये सब हमें जॉब देते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी एड ब्रेक के बाद। और मास्टर जी, ये सब जो प्रोजेक्ट है, ये सब तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल चल रहा है, पर कोई एक्सपेंशन, कोई प्लान कि बाद में चल के इसको कुछ और बड़ा करें या फिर कुछ और नया प्रोजेक्ट्स? जी हाँ, हम तो यही दरख्वास्त करते हैं हमारे जो जनता है, हमारे जो संस्थाएं हैं, कि हम इसको और बड़ा करें ताकि हमारे जो बच्चे अभी भी रह गए हैं पढ़ने के लिए, जो छूट जाते हैं, उनको हम इसमें और भर्ती कर और पढ़ाते। तो ये सब, ये जो अभी तक का जो प्लान्स है और साथ में ये जो आप
आगे बढ़ाना चाहते हैं? कोई प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है, प्रपोजल किया है, किसी को दिया है अभी तक? जी हाँ, हम बहुत प्रपोजल लिख चुका है। जो विदेश में हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हम कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन विदेश में है और कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, हम प्रपोजल लिख चुके हैं। जैसे अभी हम फिलहाल फिजी वाटर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पेंटिंग वगैरह के। तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे जो फिजी वाटर प्रोजेक्ट है कुछ इस साल के आखिरी तक हमें मिल जाएंगे पेंटिंग वगैरह रिनोवेशन करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस स्टोव नहीं है, इलेक्ट्रिक भी नहीं है, ये नेचुरल फायरवुड है और फायरवुड से यहाँ पर कुकिंग की जा रही है। हमारे आदिवासी जो बच्चे हैं ये कुकिंग कर रहे हैं और आज मेन्यू रोंगोरी दाल, तो ये आज यहाँ पर दाल बना रहे हैं और उतो दाल और उतो यानी कि कॉम्बिनेशन इंडियन फूड है दाल उतो। यहाँ पर आदिवासी ज़्यादा खाते हैं, फिर हिंदुस्तानी लोग भी खाते हैं, पर आज यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन है। एंड व्हाट एल्स विल यू कुक? दाल एंड उतो, दैट्स इट, एंड कैबेज। तो आज यहाँ पर एक बैलेंस डाइट आप देख रहे हैं, दाल उतो और साथ में कैबेज। मास्टर जी हमें बताइए कि इसके अलावा ये जो दो बच्चे हैं आज ये कुकिंग करेंगे, फिर किस तरह से इनका रोटेशन, जो ड्यूटीज़ का रोटेशन किस तरह होता है? जैसे हम टाइम टेबल बनाया हुआ है, जैसे एक डोमेट्री में 2 बच्चे हैं तो वो अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं। जैसे अपने नाम के आधार, जैसे ABCD ऐसे जाते हैं, तो अपने नाम के आधार जो टाइम टेबल बना हुआ है, तो इसने ये लोग अपने टाइम टेबल फॉलो अपने आप कर लेते हैं। और मास्टर जी अगर कोई बच्चा है जो शुरू में आया, जो नहीं जानता है कि कैसे दाल पकता है या फिर कैसे बनता है, तो उसके लिए क्या होता है? जो पहली बार कुकिंग करते हैं उनको आप किस तरह से ये मौका देते हैं, किस तरह से सिखाते हैं उनको? तो हम इसके लिए भी एक रास्ता निकाल चुका है। जो हम एक सेकेंड ईयर बच्चे को एक फर्स्ट ईयर बच्चे के संगे रखते हैं। अच्छा। तो सेकेंड ईयर बच्चे वो जानते हैं तो फर्स्ट ईयर को सिखा देते हैं। अच्छा। और ये जो हंडी में पक रहा है यहाँ पर इतना ही, इसमें से ही 60 बच्चों का ये जो खाना ये जाता है? जी हाँ, ये 2 हंडी खाना 64 बच्चे हैं। जैसे आज हमारे ब्रेक है तो हमारे एक डोमेट्री रुकेंगे और 3 डोमेट्री और चले जाएंगे अपने अपने घर और परिवार के तरह और नई बा के पास। तो ये इतना खाना है और ये सिर्फ 1/3 को कैटर करता है। ब्रेकफास्ट में है ब्रेड है। हाँ। ब्रेड हमारे जो कंपनी है बेकरी सप्लाई करते हैं, सवेरे आते हैं तो हम एक लोफ जो ब्रेड है, हाफ लोफ लॉन्ग लोफ में से हाफ लोफ एक बच्चे को देते हैं। उसमें जो बटा है माजरीन, वो साथ में चाय, 1 कप चाय और हाफ लोफ ब्रेड देते हैं सवेरे। और 12 बजे जो राइस होता है, राइस पकाते हैं, दाल है तो स्ट्यू है, ये पकाते हैं बच्चे। और शाम को जो कसावा है या ब्रेड फ्रूट है, दाल है, ये पकाते हैं दाल के साथ और या स्ट्यू के साथ। जी हम जो 4 डोमेट्री है 4 ग्रुप में बना चुके हैं। एक ग्रुप का नाम होता है मिनिस्टर फॉर क्रॉप्स है, जो क्रॉप्स और फायरवुड। तो उनका काम होता है जितना क्रॉप्स है, कसावा है, डालो है और फायरवुड देखने के। तो उसमें आते हैं, चेक करते हैं कि डाइनिंग किचन में फायरवुड है कि नहीं है। तो उसमें जब नहीं है तो लोग जाकर फायरवुड की तरफ लकड़ी चीरते हैं, काटते हैं, लेकर स्टॉक करते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है उसका नाम होता है एनिमल्स, मिनिस्टर फॉर एनिमल्स। तो ये जाते हैं जानवर को, बोका है, मुर्गी है, जो भेड़ा है, बतख है, इनको देखभाल करते हैं। और दूसरा है मिनिस्टर फॉर ग्राउंड्स एंड वेजिटेबल्स। तो वो जाते हैं ग्राउंड्स में, अगर ग्राउंड में ग्रास बड़ा है, फूल बोते हैं, तरकारी भाजी बोते हैं। और दूसरा है कुकिंग एंड क्लीनिंग। अच्छा। तो वो कुकिंग एंड क्लीनिंग में 2 बच्चा आकर सवेरे सवेरे चाय बनाते हैं, ब्रेड काटते हैं, बटा लगाते हैं और टॉयलेट है, वरांडा है, सब धोते हैं। मास्टर जी ये बताइए कि खाना खाने के बाद जो डिशेस होता है 60 बच्चों का डिशेस, ये कौन साफ़ करता है फिर? जी जो बच्चा अपने आप अपने प्लेट और जो कप है वो साफ़ कर फिर किचन में ले जाकर रख देते हैं। मास्टर जी मैं देख रहा हूँ बहुत देर से ये बच्चा और दूसरा बच्चा भी ये मुंह से इसको फूंक रहे हैं, तो वो PVC पाइप बनाकर जो फूकनी हम कहते हैं वो नहीं इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जैसे हमारे हिंदुस्तानी बच्चे, जो भारतीय बच्चे अपने घर से सीख कर आते हैं, जैसे चूल्हा फूकने के काम। जो हमारे आदिवासी बच्चे हैं ये नहीं सीख कर आते हैं। ये कुछ लगभग एक हंडी का ढक्कन से हाँकते हैं या कुछ मुंह से फूकते हैं। तो सब चीज़ यहाँ पर है, बट जैसे वो इस्तेमाल, उनका आदत नहीं इस्तेमाल करने के लिए। जी तो पर्सनल प्रेफरेंस पे यहाँ पर ये करते हैं। जी मतलब ये जो पानी है, ये पानी आपका खुद का सप्लाई है यहाँ पर? जी हाँ, हमारे पास हमारे ओन डैम है और ये डैम हमारे पहाड़ में है। और इसको जो हेल्थ डिपार्टमेंट आकर चेक कर चुके हैं कि ये सबसे अच्छा पानी है, हम जो बच्चों को पिलाते हैं। तो ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर है? जी हाँ।
हमारे वाटरफॉल भी हमारे वहाँ डैम के पास, वहाँ से ये पानी आते हैं। उधर न्यूजीलैंड में आप $2-3 में खरीद कर इसको पियेंगे, मैं यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में पी रहा हूँ नेचुरल स्प्रिंग वाटर और बिल्कुल फिजी स्टाइल। और मास्टर जी, पानी के विषय में जैसे कि आपने कहा कि आपका डैम है, तो डैम में अगर बारिश के समय या फिर वैसे ही अगर कुछ मैला या फिर कीड़ा हो जाए तो फिर इसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर वाटर सप्लाई को किस तरह से आप सामान्य रखते हैं? जैसे हमारे जो बारिश का समय हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है, तो हम बारिश से पहले उस टैंक का जो नल है वो बंद कर देते हैं, तो उसमें जो पानी साफ पानी रखा हुआ था, जो बारिश होकर निकल जाते हैं तो उसके बाद में फिर स्टोरेज टैंक के पाइप खोल देते हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये इन बच्चों का डोमेट्री है, यानी कि 16 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। और मास्टर जी, एक सवाल बच्चों को लेकर, शायद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई एक बच्चा तो ऐसा मिलता है जो थोड़ा रिबेलियस होता है, काम नहीं करना चाहता कुछ। मुझे पता है कुछ बच्चे कामचोर भी होते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे किस तरह से हम कहेंगे लाइन में लाते हैं या फिर किस तरह से सुधारते हैं इनको? जैसे हमारे पास डोमेट्री लीडर है, उसका जो काम है सवेरे जो उठते हैं 6 बजे, हम यहाँ उठते हैं सवेरे 6 बजे, उसका काम है कि हर एक खटिया पर जाते हैं और बच्चों को उठाते हैं और उसको उठाकर जहाँ काम करना है वहाँ ले जाना है, उसकी ड्यूटी। मास्टर जी, एक और एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल आइडेंटिफाई किया गया है, बुलिंग। ऐसे कुछ केसेस यहाँ पर आते हैं कि जो लोग आपको कंप्लेन करते हैं, फिर डर के मारे आपको पता बहुत बाद में चलता है कि बुलिंग भी होता है ऐसे सिचुएशन में? जैसे हम जो पहला रोज बच्चे को लेकर आते हैं स्कूल में, सब बता देते हैं ये हम तुम्हारे रूल्स ये है कि बुलिंग नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को लड़ना नहीं चाहिए। अगर पकड़ा जाते हैं तो उनके साथ हम सख्ती से पेश आते हैं। पर ऐसा कोई कभी केस अभी तक आया है? अभी तक तो हमें नहीं मिला है बुलिंग केस, बिकॉज हम जानते हैं कि ये सब हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादा करके फिजी के बच्चे हैं, तो ऐसे सब मिलजुल कर रहते हैं। मास्टर जी, अभी तक आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर जाते जाते मैं ये पूछना चाहूँगी कि शिविलिया जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर कुल मिलाकर कितने टीचर्स मास्टर्स हैं आपको लेकर? हाँ, हमारे पास 7 मास्टर्स है। इस एक जो ट्रेड है, एक मास्टर है, फिर इंग्लिश टीचर, एग्रीकल्चर टीचर और मैथ्स टीचर्स है। तो जिस तरह से यहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम समाप्त हो गया है, इस रिकॉर्डिंग को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने देखा अभी तक ये जो आप सभी ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये देख रहे हैं, बच्चों को कैसे सुधारा जा रहा है देख रहे हैं। कैवेती हिंदुस्तानी बच्चे एक साथ में मिलकर आपने देखा सभी जाति के बच्चे को एक साथ लाकर सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे से और भी कार्य फिजी में हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो ये सब हम आप तक पहुँचाएँगे, आपकी आँखें बनकर। आप सभी लोग जानते हैं कि दिलेर मेहंदी का धमाकेदार शो 19 जुलाई को आ रहा है और ये हर किसी के ज़ुबान में गूंज रहा है, चाहे वो जवान, बूढ़े या फिर बच्चे हो, सभी दिलेर मेहंदी के आशिक है। आज हमारे कार्यक्रम में है दिलेर मेहंदी शो के प्रमोटर मिस्टर बॉबी खान। मिलते हैं बॉबी खान से और सुनते हैं दिलेर मेहंदी के धमाकेदार नाइट के विषय में। स्वागत करते हैं सभी को झरोका नामक कार्यक्रम। हर सप्ताह झरोका कार्यक्रम में हम नए नए लोगों से आपका मुलाकात कराते हैं। आज एक ऐसे सज्जन से हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कई साल पहले इस देश में आकर और आज पूरे इंडियन कम्युनिटी में अपने नाम के झंडा सभी ओर ये लहरा रहे हैं। ये है निपोन ऑटोस के बॉबी। सबसे पहले बॉबी, आपको झरोका पे स्वागत करते हैं। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू प्रकाश। और बॉबी, शुरुआत तो करेंगे, लोग को आज हम बताएंगे कि किस ध्येय से आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहने के तात यह है कि कहा गया है कि भांगड़ा और बॉलीवुड किंग वो है दिलेर मेहंदी। सबसे पहले दिलेर मेहंदी के साथ कितने टीम्स आ रहे हैं और ये किस तरह से क्या यहाँ पर किसी तरह के परफॉर्मेंस जो है करेंगे? टीम के बात आप करते हैं तो 17 यानी कि 17 लोग आएंगे इनके साथ, और जितने भी लोग हैं ये सभी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। यानी कि इनका साउंड टेक्नीशियन, लाइट्स का जो टेक्नीशियन है और जितने भी बजाने वाले हैं बैकग्राउंड में जो होते हैं, म्यूज़िक वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं, ये सब इनके साथ आ रहे हैं। अच्छा, वो भी वैसे कोई डांसर्स या और भी इनके साथ में कुछ लोग आ रहे हैं? बस ये तो सरप्राइज ही है, लेकिन दिलेर जी से हमने बात किया हुआ था, लेकिन ये हमें बताया कि ये खुद जो स्टेज है ये होल्ड करना चाहता है फॉर द एटलीस्ट 3 आवर्स, है ना। यानी कि
ये जो शो है जो ये 19 जुलाई को होगा, दिलेर मेहंदी लाइव इन कॉन्सर्ट, ये कुछ अजीब तरह का यानी कि डिफरेंट शो होगा। और ये पहला शो शायद न्यूजीलैंड में होगा, जितने भी बॉलीवुड शो हमने मंगाया हुआ है। फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि जो मेन आर्टिस्ट है इतना देर तक स्टेज पे रुकेगा। वैसे थोड़ा इतिहास भी हम जान लेना चाहते हैं। वो भी इंटरनेशनल शोज आप कितने लाए हैं न्यूजीलैंड में? वेल, अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ हमने किया हुआ है, काफ़ी कुछ शो वगैरह जो है ये हमने किया। पहले तो हम दिनेश के साथ फर्स्ट शो था प्रकाश जी, ये था हरिकन बीबी का, ये शो हमने यहाँ पे किया था। ख्याल से 2002 हाँ, ऐसे कुछ होगा, काफ़ी देर हो गया। लेकिन फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो लोकल शो तो किया, इट वाज वेरी ट्रमेंडस सपोर्ट मिला हमें, तो कुछ बॉलीवुड के वो क्यों ना जाए। तो फिर उसके बाद सोनू निगम को अप्रोच किया, सोनू निगम को यहाँ पे लाया, वो शो किया। फिर अर्जुन रामपाल, महिमा चौधरी का जो ट्रुप था ये यहाँ पे आया, ये एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस था। उसके बाद कुणाल गंजावाला और साथ में जॉनी लीवर ये आया यहाँ पे, ये परफॉर्म करके गया। उसके बाद फिर वापस सोनू निगम को भी हाल ही हमने बुलाया था, ये भी हाउसफुल गया। जितने भी शोज़ यानी कि हाउसफुल ही हो जाता है, और बॉलीवुड शोज़ तो ज़रूर हाउसफुल ही होना चाहिए। और अब दिलेर मेहंदी लाइव इन कॉन्सर्ट ये जो है ये आने वाले संडे को है, और ये भी शो हम कहेंगे कि ज़रूर हाउसफुल होना ही है। बॉबी, जबकि दिलेर मेहंदी एक ऐसे आर्टिस्ट, एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट को ये न्यूजीलैंड ला रहे हैं 19 तारीख जुलाई को, इनका शो लोगन कैम्बल में है। बॉबी, खासतौर पर हम दिलेर मेहंदी के विषय में और जानना चाहते हैं। ये जो गीत गाते हैं, मुझे आज भी याद है कई साल पहले उन्होंने एक गीत गाया था दर्दी, और उसके साथ रब्बा रब्बा जो गीत है, उसके अलावा और भी कुछ लेटेस्ट गीत ये गाएंगे? वेल, ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ सरप्राइजेस है, और काफ़ी कुछ बॉलीवुड जो गाना है ये गाए हुए हैं मूवीज़ में। और वो जो शायद आपको पता होगा, वो तुनुक तुनुक जो गाना, हाँ, था ना तुनुक तुनुक, हाँ, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ वो गाना। लेकिन वो गाना जब वो ये गाना हमने सुना तो आई वॉज अ बिग फैन ऑफ हिम, यू नो। और इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, हमने बोला कि वो गाना आपको गाना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखते हैं कि फिजी के लोग बहुत ही ज़्यादा वो गाना पसंद करते हैं, तो ज़रूर ये भी गाना गाएंगे। और काफ़ी कुछ नई जो गाना है ये गा रहे हैं। और अभी हाल ही में कल हम उनसे बातें कर रहे थे, और वो कहा कि वो कुछ शूटिंग वगैरह कर रहे, कुछ और नई एल्बम्स वगैरह जो है ये तैयार कर रहे थे बम्बई में। तो आने वाले दिन में काफ़ी कुछ और जो नई सॉन्ग्स हैं इनका आएगा। लेकिन यही मौका है, हम आपसे कहेंगे कि ही इज़ गोना बी इन ऑकलैंड, यानी कि ऑकलैंड में रहेंगे 19 को, और आप पर्सनली इनको आकर देख सकते हैं। आप देख रहे थे झरोका। आज हमारे मेहमान थे निप्पॉन ऑटोज़ के बॉबी खान, जो दिलेर मेहंदी शो को ला रहे हैं 19 तारीख जुलाई को, रविवार को 7:30 बजे से लोगन कैम्बल में। सी यू देयर। उम्मीद है कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।